everybody, welcome back to Social School by Unacademy. This is Supriya Sharma, your geography educator. और आज की जो वीडियो है हमारी, इसमें हम जो चैप्टर हमने शुरू किया था जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, उसका पार्ट 2 करेंगे। बिकॉज ये चैप्टर थोड़ा सा तो मैं नहीं बोलूंगी, बट हाँ काफी बड़ा चैप्टर है, इसीलिए इसको 2 पार्ट में जो है हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो फिर देरी किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ हमारे जियोमॉर्फिक प्रोसेस का पार्ट 2। अगर मैं सिंपली आपकी इस ज्योग्राफी की बात करूं तो हमने अभी तक शुरुआत से ये सारी चीजें पढ़ ली हैं कि ये अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ है ना, इसमें माउंटेन्स कैसे बने, इसमें बाकी सारे जो लैंडफॉर्म्स हैं वो किस तरीके से उनका फॉर्मेशन हुआ। इसी प्रोसेस में हम आगे बढ़ रहे हैं और ये देख रहे हैं कि इसके पीछे की क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या इसके पीछे जो है आपके इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी के साथ इफ वी टॉक अबाउट आफ्टर लर्निंग अबाउट हाउ अर्थ वॉज बॉर्न, इट वॉज इवॉल्व इट क्रस्ट एंड अदर इनर लेयर्स, है ना। हमने देखा सारी लेयर्स बनी, कैसे कैसे अर्थ जो है हमारा इवॉल्व हुआ। हाउ इट क्रस्टल प्लेट्स मूव्ड आर मूविंग इन इंफॉर्मेशन अर्थक्वेक, कि अर्थक्वेक कैसे आता है, कैसे टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से या फिर वॉल्केनिक एक्टिविटीज किस तरीके से होती है, कौन कौन से वो एरियाज हैं जहां पर ये वॉल्केनिक एक्टिविटीज हमें देखने को मिलती है। एट द सेम टाइम कौन से रॉक ऐसे हैं जो आपके पहले बने, फिर उसके बाद फिर उसमें किस टाइप के मिनरल्स जो है वो आपके पाए जा रहे हैं। At the crust composed of, and it is the time known to detail about the surface of the earth on which we live, यानी कि जिसके ऊपर हम लोग रह रहे हैं, अब टाइम है उसके बारे में और बेहतर तरीके से जानने का। तो यहाँ तक की चीजें जो है वो हमने कवर कर ली थी। आज हमें पढ़ना है आगे कि मास मूवमेंट क्या होता है। हमने वेदरिंग देखा था, वेदरिंग में हमने क्या देखा था कि वेदरिंग डिफरेंट डिफरेंट तरीके की होती है, केमिकल हो सकती है, बायोलॉजिकल हो सकती है और फिजिकल हो सकती है ना। जिसमें क्या हो रहा था कि ब्रेक डाउन हो रहा था आपके किसी ना किसी बहुत बड़े पत्थर का या किसी एक पर्टिकुलर लैंडफॉर्म का। ऐसे ही मास मूवमेंट की अगर हम बात करें तो मास मूवमेंट नाम से ही क्लियर है कि कोई बहुत बड़ा एकदम एक साथ में कुछ बहुत बड़ा सा मूवमेंट आपको देखने को मिले। फॉर एग्जांपल आप इस पिक्चर में देखिए, ये पूरा लैंड एरिया था, यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ होगा, कुछ ऐसी हम बोल सकते हैं कि नेचुरल डिजास्टर एक्टिविटी हुई होगी जिसकी वजह से पूरा का पूरा एरिया कैसे देखो आप मास मूवमेंट यहाँ पर हो गया और ये बह के जो है पानी में चला गया। ओके, so mass movement are the downslope transfers of rock, soil and debris driven primarily by the force of gravity, यानी कि ग्रेविटी क्या कर रही है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, देन नो एक्सटर्नल ट्रांसपोर्टिंग एजेंट, अब उसमें कोई भी एक्सटर्नल ट्रांसपोर्टिंग एजेंट नहीं है। वाटर, विंड और आइस इज रिक्वायर्ड टू मूव द डेब्रीज, मतलब कि आप जैसे यहाँ पर देख रहे हो, आप देखो पानी है यहाँ पर, है ना, तो पानी के फोर्स की वजह से ये देखो साथ में ग्रेविटी की तरफ, मतलब नीचे की तरफ जो है वो बहते हुए आ रही है। मास इटसेल्फ मूव अंडर द ग्रेविटी एंड इन डूइंग सो मेनी कैरी वाटर्स और एयर विद इट, अब उसके साथ पानी भी हो सकता है, हवा भी हो सकती है, एटमॉस्फेयर में जितनी भी चीजें हैं वो कोई भी चीज जो है वो अपने साथ मूवमेंट करा सकता है। राइट, इसी के अंदर अगर हम बात करें इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स की कि ये किस तरीके से होता है, या फिर जैसे हमने वेदरिंग में देखा कि वेदरिंग के भी पीछे बहुत सारे एजेंट्स काम करते हैं, तो इसके पीछे भी बहुत सारे एजेंट्स काम करते होंगे, जिसमें सबसे पहला है हमारे पास ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स का क्या मतलब है, जैसे हम ड्राइविंग करते हैं तो जब ड्राइविंग हम करते हैं तो क्या करते हैं, एक्सीलेटर होता है, क्लच होता है, आजकल तो ऑटोमेटिक गाड़ियां आ गई, बट पुराने जमाने की बात कर रही हूँ। सो ग्रेविटी एक्ट्स ऑन द बोथ इंटेक्ट बेडरॉक्स एंड वेदर्ड मटेरियल, है ना, कि भाई ड्राइविंग फोर्स आपका एक लग रहा है जो कि उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए फोर्स डाल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास रिलेशन टू वेदरिंग, ये वही है जो वेदरिंग हमने पढ़ा कि उससे कैसे इफेक्ट होता होगा। वेदरिंग सप्लाइज मटेरियल एंड वीकन द रॉक, जब एक बड़ा सा पत्थर टूट के अलग अलग पीसेस में चला गया तो ऑफ कोर्स वो वीक हो गया। एंड बट मास मूवमेंट कैन अकर ऑन अनवेदर्ड रॉक एज वेल, मतलब मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा पत्थर है जिस पर अभी वेदरिंग नहीं हुई, बहुत बड़ा सा पीस है कोई बहुत बड़ा, उस पर भी मास मूवमेंट हो सकता है, डजंट मैटर कि उसके साथ वेदरिंग हुई है कि नहीं हुई है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास एजेंट डिस्टिंक्ट, जिनकी हम बात कर रहे थे। मास मूवमेंट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इरोजन बिकॉज नो सेपरेट ट्रांसपोर्टिंग एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनस्लोप ट्रांसफर। जैसे हमने क्या देखा था, जब हम सॉइल इरोजन या फिर हम विंड इरोजन पढ़ते हैं तो उसमें सॉइल इरोजन किसकी वजह से हो रहा है, या तो हवा की वजह से, या तो पानी की वजह से, या तो आइस की वजह से। लेकिन जब हम मास मूवमेंट की बात करते हैं बच्चा मेरे, तो उसमें आपको कोई भी ट्रांसपोर्टिंग एजेंट नहीं चाहिए होता है, वो किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है, उसमें पानी, हवा, ये सब नहीं चाहिए, ग्रेविटी है तो ग्रेविटी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास रेंज ऑफ स्पीड एंड डेप्थ। मूवमेंट वेरीज फ्रॉम एक्सट्रीमली स्लो क्रीप टू वेरी रैपिड फॉल, मतलब कि मान लीजिए कि एकदम से शुरू हुआ तो धीरे 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 इस तरीके से जो है फिसलते 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 नीचे तक पहुंच रहा है, और एक बार ये ऐसा होगा कि पूरा का पूरा एक साथ इतना बड़ा पीस जो है वो निकल के आपके नीचे गिर जाता है। अगर आप कभी माउंटेन्स वगैरह पर गए होंगे या हिल स्टेशंस पर गए होंगे तो आपने देखा होगा जब वहां पर लैंडस्लाइड वगैरह होता है तो वो इसी तरीके से होता है, पूरा का पूरा जो है मास मूवमेंट आपके जो है वो सरकते हुए दिखता है। ठीक है, रैपिड हो सकता है एंड फॉर्म शैलो सरफेस स्लिप टू डीप सीटेड फेलियर्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉमन सब्सट्रैक्ट, इसका क्या मतलब है
कि मास मूवमेंट आर वेरी एक्टिव ओवर वेदर्ड स्लोप रेदर देन ओवर अनवेदर्ड मटेरियल, मतलब कि जो आपके वेदर्ड रॉक है, मतलब जिसके यहाँ पर वेदरिंग हो चुकी है, जहाँ पर पीसीज में वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, वहां पर आपको अक्सर मास मूवमेंट देखने को मिलेगा। आप अगर कभी वैष्णो देवी वगैरह गए हो, अभी तो खैर ये चीजें थोड़ी सी कम हो गई क्योंकि हमारे पास थोड़ी फैसिलिटीज अच्छी आ गई हैं, बट अगर मैं पुराने समय की बात करूं बच्चा, तो उस टाइम पर ऐसा होता था कि जब वैष्णो देवी वगैरह जाते थे, स्पेशली इस टाइम में, ये जो समर वेकेशन मानसून वाला टाइम पीरियड, तो वहां पर ना लैंडस्लाइड, मतलब पत्थर वत्थर गिर जाते थे। तो अब वो जो पत्थर का पीस गिरा है उसके साथ ऑलरेडी पहले वेदरिंग हो चुकी है, तभी तो वो छोटे छोटे पीसेज में है। तो यही चीज आपको यहाँ बताई जा रही है कि कॉमन सब्ट्रैक्ट ये है कि वेदरिंग जिस पत्थर के ऊपर हो चुकी होती है वहां पर मास मूवमेंट ज्यादा काम करता है इन कंपैरिजन टू अनवेदर्ड मटेरियल। ओके, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके अलग अलग फॉर्म्स की। ठीक है कि भाई क्या क्या इसके अलग अलग फॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आता है क्रीप। अब क्रीप नाम से ही क्लियर है, समझ जाइएगा, very slow unpredictable downslope movement of soil and often indicate by bent trees tilted post and skid। मतलब कि आपने अगर कभी पिक्चर देखी हो, जरूर देखी होगी नो डाउट, क्या आपने देखा होगा पेड़ जो है ना, जैसे ऐसे सीधा खड़ा है, पेड़ ऐसे बेंड हो गया, इस तरीके से बेंड हो गया है ना, तो वो क्यों हुआ है, इसकी वजह से, उसको हम क्रीप बोलते हैं। बहुत स्लोली 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 जो है वो आपका मूवमेंट हो रहा है उसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास हेव। हेव का मतलब ही ये है कि तेजी से, बहुत, मतलब अपवर्ड स्वेलिंग ऑफ सरफेस मटेरियल ड्यू टू फ्रॉस्ट एक्शन वेटिंग और सिमिलर प्रोसेसेस रिजल्ट इन ग्रेजुअल डिस्प्लेसमेंट। बहुत मतलब धीरे 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 जो है वो डिस्प्लेसमेंट होता रहेगा। मतलब मान लो कि एक कोई चीज है, पेड़ है, कोई पत्थर है, कोई ऐसी, कोई मान लीजिए कि एक छोटा सा ग्रासलैंड है, तो वहां पर अगर हो रहा है तो धीरे धीरे ग्रेजुअली धीरे धीरे करता करता वो एक बहुत बड़ा सा एरिया जो है वो कवर कर लेगा। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्लो, मड फ्लो, डेब्रिस फ्लो एंड अर्थ फ्लो। इसमें क्या होता है, दिस मटेरियल मूव्स लाइक अ विस्कस फ्लूइड, जैसे फ्लूइड होता है ना, जैसे कोई लिक्विड होता है उस तरीके से, जैसे बहता बहता, जैसे हमने फर्स्ट वाली पिक्चर में देखा था, वैसे बहता 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 जो है आपके चलता है। कॉमनली ट्रिगर्ड बाय सैचुरेशन ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल। जब बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो पानी एकदम से वाटर लॉगिंग जैसी सिचुएशन हो जाती है, पानी पानी हर जगह आपको दिखेगा, ग्रास में जाइए, कहीं भी जाइए, तो वहां से जो है वो बहता हुआ जाएगा एंड प्रोड्यूसिंग रैपिड चैनल्ड मूवमेंट, है ना। अलग अलग चैनल्स बन जाते हैं, जैसे कि मान लो कि अगर यहाँ पे बहुत सारा पानी था तो अब यहाँ से निकलना शुरू होगा तो ऐसे चैनल्स बन जाएंगे, बीच में से ऐसे कट करके जा रहा है मिट्टी को, है ना, बीच में कोई और लैंड एरिया तो उसको ऐसे गलीज बना के बीच में से निकल के जा रहा है, इस एरिया को कहीं ना कहीं आपके जो है इस तरीके से बढ़ाता हुआ चलता है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास स्लाइड। स्लाइड तो एज यू ऑल नो, जो मैं लैंडस्लाइड की बात करी थी, जिसमें जैसे मान लो कि पहाड़ है, ऊपर से ऐसे स्लाइड करते करते नीचे, जैसे आजकल का जो वेदर चल रहा है या आप देख रहे होगे, स्पेशली जैसे मैं केरला के वायनाड की बात करूं या अपने जम्मू कश्मीर हिमाचल साइड बात करूं, तो वहां बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड हो रहा है, तो वो यही है, वो स्लाइड की ही बात हो रही है ना। उसमें मास मूवमेंट हो रहा है, उसमें एक साथ पूरा पत्थर वत्थर जो है वो पूरा का पूरा रोड पर गिरकर आ जा रहा है। डाउनस्लोप मूवमेंट ऑफ मटेरियल अलोंग विद डिस्टिंक्ट प्लेन और सरफेस इंक्लूड्स ट्रांसलेशनल स्लाइड्स एंड रोटेशनल स्लाइड स्लम्प्स। जो चीज मैंने आपको बात की वही चीज यहाँ बताई गई है कि या तो वो प्लेन एरिया पर जाकर गिर जाता है, या आपके हम बोल सकते हैं कि जो आपके सरफेस पर है उस पर जाकर वो एकदम से स्लाइड होके निकल जाता है। नेक्स्ट आता है आपके पास फॉल। फॉल मतलब फ्री फॉल, जो मैं अभी आपको वैष्णो देवी का एग्जांपल दे रही थी कि जहां पर छोटे छोटे जो आपके पत्थर वगैरह है वो आपके गिर जाते हैं। सो फ्री फॉल और बाउंडिंग मोशन ऑफ अ रॉक डेब्रिस फ्रॉम द स्टीप एंड वर्टिकल फेसेस, जैसे कि रॉक फॉल है, डेब्रिस फॉल है, तो इस तरीके से उसको हम क्या बोलते हैं, आपके फॉल बोलते हैं। तो ये सारे अलग अलग टाइप है कि जिससे आपके मास मूवमेंट आपको होते हुए देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है, दैट इज लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड ऑलरेडी हमने जो है मास मूवमेंट में थोड़ा बहुत पार्ट उसका पढ़ लिया है। लैंडस्लाइड का मतलब क्या है कि जब जो आपका लैंड का पीस है जब वो स्लाइड कर जाए, है ना, वो निकल जाए किसी नेचुरल एक्टिविटी की वजह से, किसी और हम ह्यूमन एक्टिविटीज की बात करें। सो लैंडस्लाइड आर द रिलेटिवली रैपिड एंड प्रेडिक्टेबल मूवमेंट्स ऑफ मोस्टली ड्राई मटेरियल्स। ड्राई मटेरियल जैसे कि आपका लैंड एरिया है, रॉक है आपके, ठीक है, whose size and shape depends on rock discontinuous and degree of weathering and slope steepiness। कि भाई कैसी स्टिपीनेस है, कैसा एरिया है, वहां की टरेन कैसी है। टरेन का मतलब होता है ज्योग्राफी में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ज्योग्राफी में इसका मतलब होता है फिजिकल फीचर वहां का कैसा है, ठीक है, तो उस पर बहुत ज्यादा मैटर करता है। देन कंट्रोलिंग फैक्टर क्या है, इसको कैसे कंट्रोल कर सकते होगे, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, लैंडस्लाइड प्रेडिक्टेबल है। बहुत सी जैसे हमारे पास आजकल ऐसी टेक्नोलॉजीज, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस आ गए जो थोड़ा बहुत आइडिया लगा लेते हैं कि इस तरीके की चीजें होने वाली हैं। सो द प्रेजेंस एंड ओरिएंटेशन ऑफ रॉक डिसकंटिन्यूअस दैट इज जॉइंट बीडिंग प्लेन्स और फॉल्ट। जैसे मान लीजिए कि कोई एक बहुत बड़ा पत्थर है, ठीक है, मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा पत्थर है, उसमें हमें कहीं दिख रहा है कहीं क्रैक आ रखा है, कहीं हल्का फुल्का अर्थक्वेक की वजह से जो है छोटा मोटा कभी कहीं क्रैक आया होगा। तो जब इस तरीके का कोई पत्थर होता है तो हमें पता लग जाता
जाता है कि ये जो पार्ट है बेसिकली ये थोड़ा सा डेंजर जोन है और यहाँ पर लैंडस्लाइड होता है। अगर आप कभी हिमाचल में गए होगे घूमने के लिए तो आपने देखा होगा वहां पर जब आप पहाड़ों के चारों तरफ स्कूटी, बाइक, कार जिससे भी आप लोग ट्रैवल कर रहे हो वहां पर कई बार बोर्ड्स लगे होते हैं कि दिस इज अ एक्सीडेंटल या फिर लैंडस्लाइड प्रोन एरिया, मतलब कि वहां पर लैंडस्लाइड बहुत होता है। तो वो कैसे पता लगाया उन्होंने, वो इसी तरीके से पता लगाया कि वहां पर जो रॉक है, वहां पर जो पहाड़ का पीस होगा उसमें कभी ना कभी कुछ इस तरीके से अर्थक्वेक की वजह से या किसी और, हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटी, किसी और नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से वहां पर ये जो है सिचुएशन क्रिएट हुई होगी और इसी सिचुएशन की वजह से उन्होंने उस एरिया को जो है लैंडस्लाइड प्रोन एरिया या फिर एक्सीडेंटल प्रोन एरिया बोला है। ओके, then degree of weathering, slope, steepness and hydrological conditions control landslide occurrence and behavior. So depend करता है, तो इसलिए पहले से जो है इसको आप लोग थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो। अब अलग अलग तरीके के आपके टाइप्स ऑफ लैंडस्लाइड देखने को मिलते हैं। आप लोगों ने हमेशा एक ही तरीके का सुना होगा कि बस पत्थर बह के नीचे गिर गया, नहीं, लैंडस्लाइड भी बहुत डिफरेंट टाइप के हैं, जिसमें सबसे पहले आता है आपके पास स्लम्प। स्लम्प अभी हमने पढ़ा था मास मूवमेंट में। रोटेशनल स्लाइड वेयर मास ऑफ अ मटेरियल मूव डाउनवर्ड एंड रोटेट अबाउट अ कर्व्ड सरफेस। क्या बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि एक पीस है, कैसे समझाऊं, यही मान लो ये माइक का, ये जो माइक है ये मान लीजिए कि ये एक पीस है, अब ये नीचे स्लाइड करके आपके जो है इस तरीके से आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे डाउनफॉल 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 जो है नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। देन द हेड स्क्रैप टिल्ट बैकवर्ड एंड टो में फॉर्म द मनरोकी डिपॉजिट, और कहीं जाके जो आपके डिपॉजिट हो जा रहा है। जैसे मान लो अगर कोई पत्थर बहकर आया नीचे तक आया, डाउनफॉल जरा कहीं वैली एरिया में, अब वैली एरिया तो क्या इस तरीके से होगा, तो यहाँ पर बहुत इजीली आके जो है यहाँ पर आपके डिपॉजिट हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है दैट इज डेब्रिस स्लाइड। डेब्रिस स्लाइड का क्या मतलब है, दैट इज रैपिड स्लाइडिंग, लगातार होते जा रहे हैं, पत्थर गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, है ना। So rapid sliding, rolling of a mixture of soil, rock, fragmented and organic matters downslope without pronounced rotation often occurs on the steep unsolidated slopes। जो आपके बहुत ही स्टीप पहाड़ होते हैं, हिल स्टेशंस होते हैं, वहां पर जनरली आपको जो है डेब्रिस स्लोप देखने को मिलेगा। वहां पर आप सोच ही नहीं पाओगे कि कितना एक बारी में लैंडस्लाइड होगा, लगातार लगातार ऐसे पत्थर गिरते रहेंगे। ऐसे मान लो कि ये एक पहाड़ था, इससे छोटे 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 पत्थर ऐसे गिरते जा रहे, गिरते जा रहे, गिरते जा रहे, गिरते जा रहे, ऐसे गिरते जा रहे, गिरते जा रहे, गिरते जा रहे, ठीक है। तो इसमें आप पता ही नहीं लगा सकते। तो ये हो गया आपका डेब्रिस लैंडस्लाइड। नेक्स्ट आपके पास आता है दैट इज डेब्रिस फॉल। ये था स्लाइड, फॉल। फॉल में क्या है, फ्री फॉल है ऑफ डेब्रिस फ्रॉम वर्टिकल और ओवरहैंगिंग फेसेस, मटेरियल में फॉल एंड रीबाउंड प्रोड्यूसिंग सैकरी एट द बेस, मतलब कि बहुत जगह पर जाकर आपके इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये भी लगातार इस तरीके से फ्री फॉल गिरते हैं, मतलब ये नहीं कि नीचे कुछ है। जैसे मान लो कि कहीं एक पहाड़ है, नीचे बहुत गहरी में से खाइयां होती है ना, जैसे आपने एकता कपूर के सीरियल्स में देखी होगी, तो मान लीजिए कि अगर वो खाई है तो यहाँ से ऐसे लगातार पत्थर गिरने शुरू होते हैं, फ्री फॉल है एकदम, नीचे जाके आपके बिल्कुल इधर जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास रॉक स्लाइड। स्लाइडिंग ऑफ द कोहेरेंट रॉक मासेस अलोंग द डिस्टेंट प्लेन सच एज बीडिंग प्लेन, जॉइंट, फॉल्ट, मतलब जहां पर फॉल्ट वगैरह हो, छोटे छोटे पत्थर है वो गिर जाना। क्योंकि अब इसमें ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ पत्थर हो, मिट्टी भी हो सकती है, मिट्टी का टीला भी हो सकता है, पेड़ भी हो सकता है उस मिट्टी में, है ना, तो सब कुछ स्लाइड कर जा रहा है। ब्लॉक में रिमेन लार्जली इंटेक्ट बट ट्रांसलेटेड डाउन स्लोप। नेक्स्ट आता है आपके पास रॉक फॉल। जैसे डेब्रिस फॉल डेब्रिस स्लाइड था, ऐसी रॉक फॉल रॉक स्लाइड है। सडन डिटैचमेंट एंड फ्री फॉल ऑफ रॉक ब्लॉक फ्रॉम क्लिफ एंड स्टीप स्लोप। वही वाली बात होगी, जो आपके स्टीप स्लोप्स होते हैं ना, जो बहुत मतलब एकदम ऐसे पहाड़ होंगे, एकदम ऐसे वाले, ये वाले एकदम मतलब स्टीप वाले जो पहाड़ होते हैं, ये वाले, तो यहाँ से बिना किसी इंफॉर्मेशन के, बिना किसी प्रिटेंड के अपने आप जो आपके रॉक छोटे छोटे पत्थर गिरना शुरू हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं आपके रॉक फॉल। सडन, एकदम सडन फ्री फॉल हो रहा है एंड commonly affect surface layers and result in the accumulation of broken rocks at the base। और छोटे छोटे पत्थर जो है वो आपके बेस में जाके इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये थी हमारे पास सारी टाइप्स ऑफ लैंडस्लाइड। नेक्स्ट आता है हमारे पास इफेक्ट्स एंड हैजार्ड्स। सब जानते हैं यार, अगर लैंडस्लाइड होगा तो ऑफ कोर्स जान माल का खतरा तो है ही, लेकिन जान माल के खतरे के अलावा क्या है, जो आपका इतना बड़ा हमने थोड़ा बहुत डेवलपमेंट किया होता है, थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो काम किया, वो भी कहीं ना कहीं उससे बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है ना। सो लैंडस्लाइड कैन डिस्ट्रॉय इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्लॉक रोड्स इन रिवर, कॉजेज लॉस ऑफ लाइफ, produces secondary hazards such as damaging of streams and debris flow। debris flow क्या है, जो आपका का फ्लो है कहीं ना कहीं उसे भी बहुत ज्यादा हार्म करता है। अब मान लीजिए कि कोई रिवर इस तरीके से बह के आ रही थी, अब यहाँ पर तो रिवर थी और यहाँ पर मान लीजिए कि इधर माउंटेन था, ठीक है, ये माउंटेन है आपकी, इस तरीके से मान लीजिए, थोड़ा मेरी ड्राइंग पर हंसिएगा मत, कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझ आ जाए। फिर मान लीजिए कि ये पानी बह रहा है, ये रिवर है आपकी, ठीक है। अब हुआ क्या, यहाँ पर लैंडस्लाइड वगैरह हो जाता है किसी रीजन की वजह से, कोई भी कारण हो सकता है। अब लैंडस्लाइड होने की वजह से मान लो रॉकफॉल हुआ है, रॉकफॉल या रॉकस्लाइड हुआ है, तो क्या हुआ, आपके जो पत्थर वत्थर है सारे आके आपके यहाँ पानी में आके गिर रहे हैं। कहाँ गिर रहे हैं, इस रिवर में आके गिर रहे हैं। अब जब वो रिवर में आके गिर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर उसको भी कहीं ना कहीं एक हम बोल सकते हैं कि सैचुरेशन पॉइंट पर लेकर जा रहे हैं, है ना।
कि भाई पानी अब नीचे जो है बहुत सारे सिल्ट और कोर्स और पत्थर आपके इकट्ठे हो गए हैं, तो जिसकी वजह से जो आपकी स्ट्रीम वगैरह वो भी डैमेज हो जा रही है, उनका जो वे है वो वे कहीं ना कहीं उनका जो है बीच में रुक जा रहा है। एंड they can trigger long term landscape change by removing slope materials and exposing fresh sources to the weathering। और इसकी वजह से आपको क्या है, नए जैसे आपके पत्थर वत्थर नीचे गिरे, सारे गिरे, मान लो बहुत बड़ा पत्थर, तो अभी बड़ा पत्थर गिरा तो कभी ना कभी इसके अंदर भी क्या है, वेदरिंग वगैरह होगी, जिसकी वजह से ये पत्थर जो है आपके अलग अलग पीसेस में आपका बढ़ जाएगा। ओके चलिए तो ये देख लीजिए, ये पिक्चर आपकी एनसीईआरटी में ही आपको दिखाई गई है कि एक लैंडस्लाइड आपको शिवालिक जो है हिमालयस रेंज पर दिखाया गया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो कैसे ये जो पूरी की पूरी इस तरीके से देखो पूरा का पूरा लैंडस्लाइड आपको दिखा है। अगर ये पिक्चर आपको यहाँ क्लियर नहीं है तो दिस पिक्चर इज ऑल्सो इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, तो आप वहां से भी एक बार इसको देख लीजिएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके मिटिगेशन और प्रिवेंटिव मेजर्स की। मतलब अब इसको प्रोटेक्ट कैसे कर पाएंगे, क्या हमारे पास कुछ ऐसे चीजें हैं जिससे हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? ड्रेनेज कंट्रोल टू रिड्यूस सैचुरेशन। क्या मतलब है इसका? जैसे आपने आजकल देखा होगा कि मुंबई में बहुत बारिश हो रही है, विराल और ये विरई, ये जो छोटे मोटे जो आपकी जगहें हैं मुंबई के आसपास वाली, नाला सुपारा के नियर बाय जो रीजन है, बेसिकली यहाँ पर इतना पानी भर गया है। अब उस पानी के भरने की वजह से आप देखो रोड का नुकसान है, जानमाल का नुकसान है, लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है। मेरी खुद की फ्रेंड है, उसके वो फर्स्ट फ्लोर पर रहती है बट उनके ग्राउंड फ्लोर एरिया तक पूरा पानी भर चुका है ना। तो जब हम ड्रेनेज कंट्रोल अगर कर लेंगे, वो जो पानी जो हमारा कहीं पर जाके स्टैग हो रहा है, हमारे एरियाज में जाके वो खड़ा हो जा रहा है, उसको हमें निकालना पड़ेगा। मतलब हमें ड्रेनेज कंट्रोल, ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बहुत बेटर करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा जो सरफेस है वो कमजोर ना हो, क्योंकि अगर पानी पानी वहां पर रहेगा तो कमजोर हो जाएगा वो, सिंपल सा है ना। नेक्स्ट है हमारे पास then revegetation and afforestation to increase root strengthen and reduce erosion। मतलब कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना, नेचुरल वेजिटेशन को जो है हार्म ना करना, जिससे कि वो जो रूट है वो मिट्टी को इस तरीके से जकड़ी रहे कि सॉइल इरोजन जैसी समस्याएं या फिर सॉइल इरोजन जैसी प्रॉब्लम्स हमें ना देखने को मिले। सॉइल इरोजन नहीं होगा तो मिट्टी बहकर जाएगी ही नहीं, मिट्टी बहकर नहीं जाएगी तो लैंडस्लाइड नहीं होगा, सिंपल है। ओके नेक्स्ट है इंजीनियरिंग मेजर्स सच एज रिटेनिंग वॉल्स, रॉक एंकर्स एंड टेरेसिंग बटरेसिंग। ये सारी ऐसे रीजन है जिसकी वजह से हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या फिर ऐसे कुछ मेजर्स हैं जिसकी वजह से हम लैंडस्लाइड जैसी सिचुएशंस को और ऐसी प्रॉब्लम्स को जो है वो थोड़ा सा किनारे कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्टिंग कंस्ट्रक्शन एंड एक्सुएशन अनस्टेबल स्लोप रिगार्डिंग टू रिड्यूस ग्रेडियंट। मतलब हम लोग आज डेवलपमेंट के नाम पर भर भर के जो है पहाड़ों पर कुछ कुछ बनाई दे जा रहे हैं। मतलब जो आपके स्टीप स्लोप है बच्चा, जहां पर हमें पता है कि यहाँ पर भी बनाना बहुत जरूरी है, वहां के लोगों के लिए भी डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है, लेकिन आप ऐसी जगहों पर मत बनाइए जो आपको पता है कि ये डेंजर जोन है ना। अगर क्योंकि वो डेंजर जोन है तो वो कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लमैटिक हो सकता है आगे आने वाली जनता के लिए। अब आपने तो वहां पर बना के आप तो चले गए, लेकिन जो लोग वहां रह रहे हैं, वहां पर अर्थक्वेक हुआ, वहां पर लैंडस्लाइड हुआ, तो घर तो उनका जाएगा ना, जान तो उनकी जाएगी, सिंपल। नेक्स्ट है अर्ली वार्निंग सिस्टम। मतलब हम ऐसा कुछ बनाए कि जब हमें पता चल जा रहा है कि ये एरिया आपके लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है या एक्सीडेंटल प्रोन एरिया है, तो हम पहले से ही लोगों को वार्निंग दे दें। एंड हैजार्डस मैपिंग एंड लैंड यूज प्लानिंग टू अवॉइड द हाई रिस्क जोन। जो आपके हाई रिस्क जोन होते हैं वहां पर हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि लोग वहां पर ना रहें, लोग वहां पर ना जाए, और वहां पर ह्यूमन एक्टिविटी यानी कि कंस्ट्रक्शन वगैरह ना हो, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ती हुई हमें देखने को मिलती है। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हो किस किस तरीके से अलग अलग आपके जो है ब्लड स्लाइड होता है। तो ये देखो रॉकफॉल, रॉकफॉल में क्या हो रहा है, देखो पत्थर जो है आपके इस तरीके से गिर के और नीचे इकट्ठे हो जा रहे हैं। नेक्स्ट है आपके पास ये लैंडस्लाइड में, अब देखो पूरा का पूरा ये जो लैंड का पीस है आपका, ये देखो ये पूरा का पूरा लैंड का पीस जो है वो बह के देखो नीचे आ गया ना। नेक्स्ट है आपके पास अगर देखोगे मड स्लाइड, मड मतलब मिट्टी होती है, तो जो मिट्टी आपकी जब स्लाइड कर रही है यहाँ से, देखो यहाँ वाले एरिया से मिट्टी जो नीचे से थी ये ऊपर से ग्रास प्लेन एरिया आपका जो है देखो यहाँ के इकट्ठा हो जाना। फिर आपके पास यहाँ पर स्लम्पिंग, स्लम्पिंग में क्या हो रहा है अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा ग्रास के साथ पूरा नीचे का लैंडस्लाइड जो वो इस तरीके से देखो एक 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 पीस करके कैसे देखो नीचे आपके बहता जा रहा है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहाँ पर दिखाया गया है कि आपको मास मूवमेंट या लैंडस्लाइड किस तरीके से देखने को मिलता है। ओके इसी में अगर हम बात करें आगे, दैट इज रीजनल कॉन्टेक्स्ट। रीजनल कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब है कि कौन से ऐसे रीजन है जहां पर हमें ज्यादातर इस तरीके की प्रॉब्लम्स या फिर इस तरीके की एक्टिविटी होते हुए देखने को मिलती है, लैंडस्लाइड वगैरह, है ना। तो जिसमें सबसे पहले तो भाई हिमालयस चले जाइए, अभी हमने शिवालिक हिमालयस की पिक्चर भी देखी थी, राइट। So very frequent landslide and debris avalanches caused by active tectonic steep slopes and unsolidated sediments, intense monsoon rainfall and excessive road cutting and construction। सिंपल, ये चीज हम जानते हैं, हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है इसके बारे में। एवलांचेस क्या है?
एवलांचेस होते हैं जो आपके बर्फ के जो पहाड़ है वो जब स्लाइड करना शुरू करते हैं, है ना। तो अभी जम्मू कश्मीर में यही हो रहा है, अभी मानसून का टाइम पीरियड चल रहा है, जब एक्सेसिव मानसून का टाइम पीरियड चलता है तो हमें अवॉइड करना चाहिए ऐसी जगहों पर जाना, क्योंकि ये सारे आपके हाई रिस्क जोन है। यहाँ पर बाढ़, यहाँ पर लैंडस्लाइड, ये सब बहुत आपको देखने को मिलेगा। लास्ट ईयर आप अगर आपको ध्यान हो, आप लोगों ने न्यूज वगैरह या थोड़ा सोशल मीडिया आप लोग चलाते ही होंगे, तो आपने देखा होगा कि देहरादून हो, आपका ये जो पार्वती वैली वाला रीजन है हिमाचल प्रदेश का, या फिर आपका कसोल है, मनाली है, वहां पर कितना भयंकर जो है हम बोल सकते हैं कि डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिला था ड्यू टू दीज सम ये एक्टिविटीज जो होती हैं। अब इसके पीछे नेचुरल तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं ह्यूमंस का भी रोल है। क्यों? क्योंकि हम लोग जबरदस्ती का कंस्ट्रक्शन करते हैं, जबरदस्ती की चीजें करते हैं, जिसकी वजह से हमें ये हार्मफुल अफेक्टेड फिर बाद में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो एक तो हमारा हाई रिस्क जोन है आपका हिमालय, दूसरा हाई रिस्क जोन है हमारा वेस्टर्न घाट और नीलगिरीज। अभी अभी मैं नीलगिरीज जाकर आई हूँ, यहाँ पर आपको पता है कि पास में ही पड़ता है तमिलनाडु में। तो अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो ये जो है यहाँ पड़ता है आपके नीलगिरी, जिसको हम ब्लू माउंटेन भी बोलते हैं, है ना। इस पर एक बहुत प्यारा हिल स्टेशन है दैट वी कॉल्ड ऊटी, है ना। तो ऊटी जो है वो आपके नीलगिरीज में, और वेस्टर्न घाट्स की हिल्स भी जो है वो ठीक ठाक है, ईस्टर्न घाट से तो अच्छे हैं। मतलब ईस्टर्न घाट से अच्छे का मतलब है थोड़ी सी हाइट उनकी ज्यादा है। तो ये भी क्या रीजन है, वो भी हाई रिस्क जोन हो गए। तो यहाँ पर आपके ओकेजनल लैंडस्लाइड हमें देखने को मिलती है ड्यू टू हैवी रेनफॉल, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स में सबसे ज्यादा बारिश होती है। अगर आपने थोड़ी सी ज्योग्राफी बचपन में अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको याद होगा, यहाँ से हमारी साउथ वेस्ट मानसून विंड्स आती हैं जो अभी चल रही हैं इंडिया में, और सबसे पहले यहीं पर, ये आपके पूरे के पूरे वेस्टर्न घाट से यहाँ तक पूरे कंटिन्यू सबसे ज्यादा बारिश जो है वो आपके यहीं आती है। तो जब बारिश यहाँ आएगी तो यहाँ पर इस तरीके की प्रॉब्लम्स, इस तरीके की हम बोल सकते हैं कि लैंडस्लाइड है या ऐसा कोई भी डिजास्टर हमें देखने को बहुत इजीली मिल सकता है। स्टीप स्लोप है, मैं वही बता रही थी आपको कि स्टीप स्लोप है, मतलब बहुत ऐसे हिल्स जो है वो आपके ऐसे स्टीप है, बहुत ही पैनी है एकदम। एंड मैकेनिकल वेदरिंग ऑल टुगेदर टेक्निकली मोर स्टेबल देन द हिमालयाज, हालांकि ये हिमालय से मोर स्टेबल है। क्यों? क्योंकि ये हमारे साउदर्न पार्ट में पड़ते हैं ना, ये डक्कन प्लेटो के पास वाला रीजन है हमारा। तो इसलिए हालांकि ये स्टेबल तो है, लेकिन कहीं ना कहीं हाई रिस्क जोन तो ये भी है। दीज रीजन्स आर वेयर क्लिफ एंड सैचुरेटेड सॉइल अकर्स। तो हालांकि ये नीचे बहुत है, लेकिन हिमालय जो है वो सबसे हाई रिस्क जोन में आता है। इसीलिए आप देखिए, जब ऐसा टाइम पीरियड अभी जो चल रहा है, इस टाइम पीरियड पर सरकार भी, गवर्नमेंट भी, प्रशासन भी जो है वो अनाउंस वगैरह करवाते रहते हैं कि प्लीज आप थोड़ा सा अवॉइड करें अभी इन जगहों पर जाना। ओके, ये था हमारा लैंडस्लाइड। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है इरोजन एंड डिपोजिशन। इरोजन बह जाना, डिपोजिशन डिपॉजिट हो जाना, राइट। इरोजन इज द प्रोसेस बाय विच मटेरियल फ्रॉम अर्थ सरफेस इज डिटैच्ड, अर्थ सरफेस से अलग हुआ, एंड एंटेन्ड एंड ट्रांसपोर्टेड बाय द नेचुरल एजेंट्स। जैसे कि हवा है, मिट्टी को उड़ा के ले गई, हवा है, पानी को ले गई, है ना, पानी है, मिट्टी को ले गया। एजेंट क्या क्या है? रनिंग वाटर, ऑफ कोर्स, रिवर, स्ट्रीम, ग्लेशियर, विंड, वेव्स एंड ग्राउंड वाटर। इसी का इफेक्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है कि इरोजन की वजह से कहीं ना कहीं डिग्रेडेशन होता है, डाउन हो जाते हैं आपके लैंडफॉर्म्स और लोअरिंग द अर्थ सरफेस। मतलब कि अब मान लीजिए कि अगर ये आपका अर्थ सरफेस है, इस पर बड़ी मोटी लेयर थी मिट्टी की, अब सॉइल इरोजन की वजह से क्या होगा, सॉइल इरोजन अगर होगा तो ये जो मिट्टी की लेयर है ये थोड़ी थोड़ी उड़ते 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 हवा के साथ जाती रहेगी, जाती रहेगी, जाती रहेगी। तो ये जो लेयर है ये आपकी कम हो जाएगी, मतलब पतली हो जाएगी, है ना। तो जिसकी वजह से आपका जो अर्थ सरफेस है वो भी आपका लो होता रहता है। एनर्जी सोर्सेज की अगर बात की जाए तो काइनेटिक एनर्जी, जैसे कि आपकी पानी की फ्लो करने की है, विंड की है, आइस की है, दैट कंट्रोल्स बोथ डिटैचमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल। डिटैच भी करती है और उसको ट्रांसपोर्ट भी करती है, उड़ाएगी भी और लेकर भी चली जाएगी, यहां से उड़ाई, उड़ा के ले गई, राइट। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग का रोल क्या है इसमें? वेदरिंग सप्लाइज लोकल मटेरियल एंड वीकन द रॉक। कैसे? जब वेदरिंग की वजह से पत्थर टूट जा रहा है तो उसकी कहीं ना कहीं वो जो एक बड़ी जो क्षमता थी, जो पावर थी, स्ट्रेंथ थी, वो कम हो जा रही है, वीक हो जा रही है, और जिसकी वजह से इरोजन भी हो जा रहा है। फिर इरोजन कैन एक्ट अनवेदर्ड रॉक यूजिंग मैकेनिकल फोर्सेज, और इरोजन जो है वो आपके अनवेदर्ड रॉक पर भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि वहां पर किस तरीके की सिचुएशन और सिबिलिटी हमें दिख रही है। ये तो था इरोजन, जिसमें अर्थ सरफेस से जो मटेरियल है वो उड़ के कहीं और जाके ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब आता है डिपोजिशन, नाम से ही क्लियर है, डिपॉजिट हो जाना। डिपोजिशन इज द सेटलिंग एंड एक्यूमुलेशन ऑफ द ट्रांसपोर्टेड सेडिमेंट व्हेन ट्रांसपोर्टिंग एजेंट लॉस एनर्जी एंड वेलोसिटी। जो भी हमने काइनेटिक एनर्जी की बात की, वो काइनेटिक एनर्जी जब वो लूज कर देती है एक पॉइंट पर आकर, तो वो उस पॉइंट, उस जगह पर, या फिर वो जो भी मटेरियल है उसको ग्रेविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और वो वहीं पर जाकर डिपॉजिट हो जाता है। तो दैट वी कॉल डिपोजिशन, है ना। सोर्टिंग और सीक्वेंस की बात करेंगे तो कोर्स एंड हेवी पार्टिकल सेटल फर्स्ट, मतलब जो आपके बड़े पार्टिकल्स होते हैं, बड़े बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं वो पहले जाके सेटल होते हैं, फिर उसके बाद आपके जो फाइन फाइन छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो आपके डिपॉजिट होते हैं। रिजल्टिंग्स की बात करेंगे तो डिपोजिशन जो है वो आपके डिप्रेशन और प्रोड्यूस करता है एग्रेशनल लैंडफॉर्म सच एज फ्लड प्लेन्स, फ्लड प्लेन आपके बन जाते हैं, डेल्टास बन जाते हैं, ब्रीचेस होते हैं, एलुवियल फैंस बनते हैं। ऑफ कोर्स एजेंट्स क्या है, सेम ही रहेंगे, जैसे कि आपके ट्रांसपोर्टेड मटेरियल थे, वाटर, विंड, आइस, वेव, आल्सो डिपॉजिट इन वंस देयर कैरिंग कैपेसिटी
फॉल्स, राइट। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज सॉइल फॉर्मेशन। अब देखो इतने सब प्रोसेसेस, इतनी सारी चीजों के बाद जाके सॉइल फॉर्मेशन क्यों आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर जगह हमने देखा कि लैंडस्लाइड हो, वेदरिंग हो, आपका मास मूवमेंट हो, वहां पर सॉइल का एक बहुत बड़ा रोल देखने को मिला, है ना। तो इस सॉइल का फॉर्मेशन भी होता है इसी प्रोसेस इन बिटवीन में। So soil is a dynamic medium in which physical, chemical and biological activities occur continuously. तभी तो ये बन के निकलती है आपके सामने इस तरीके से, केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है जिसकी वजह से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। इट इज बोथ अ प्रोडक्ट ऑफ रॉक डिके एंड मीडियम दैट सस्टेन्स प्लांट ग्रोथ। दोनों का रिजल्ट है, कैसे, एक तो आपके क्या है, रॉक का डीके, मतलब रॉक जो आपका टूट रहा है उसकी वजह से, और जो आपके प्लांट्स है जो सस्टेन कर रहे हैं कहीं ना कहीं उसकी ग्रोथ भी जो है वो मैटर करती है आपके सॉइल के लिए। ओके, क्या प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज पीडोजेनेसिस। तो यहाँ पर आपको अगर दिखेगा क्वेश्चन में ये लिखा हुआ तो घबरा मत जाना कि क्या आ गया मैम पेपर में, नहीं नहीं, सेम है ये, ठीक है। तो पीडोजेनेसिस प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन को ही हम बोलते हैं। Weathering of the parent rock produces mineral particle of the deposition, transported materials, provide the initial substrate। मतलब क्या बोल रहे हैं, वेदरिंग की वजह से जो आपके बच्चा रॉक टूट जा रहे हैं वो आपके क्या करते हैं, उसमें बहुत सारे आपके पार्टिकल्स होते हैं जो कि अलग अलग जगह पर जाकर डिपॉजिट होते हैं, वो एक बेस जो है वो प्रोवाइड करते हैं सॉइल फॉर्मेशन के लिए। फिर जो आपके पियोनियर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि लाइचन, जो आपने देखा होगा लोकल लैंग्वेज में वो बोलते हैं जौ, है ना, वो चिपक जाती है जो आपके शरीर पे, वो है आपके मॉसेज हैं, आपके माइक्रोब्स हैं, है ना, एक्सपोज सर्फेसेज एंड बिगिन बायोलॉजिकल वेदरिंग। और फिर वो बायोलॉजिकल वेदरिंग करते हैं, याद करो पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में, नहीं पढ़ा है तो प्लीज चैनल पर डला हुआ है वन शॉट, जाकर देख लीजिए। प्लांट्स एस्टैब्लिश एंड द डिके एड्स ऑर्गेनिक मैटर। अब वो जब वो मरने लगते हैं, उनके डिके होने से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ऑर्गेनिक मैटर जो आपके वहां पर इकट्ठा होना शुरू होता है, तो सॉइल को एक अच्छी फर्टिलिटी जो है वो मिलनी शुरू हो जाती है। रूट्स जो है वो आपके ब्रिंग एनिमल्स मैकेनिकल मिक्स द मटेरियल इंक्रीजिंगली एंड एरेशन ओवर टाइम होरिजन्स डेवलप द मैन्योर सॉइल प्रोफाइल विद डिस्टिंक्ट मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक लेयर फॉर्म। तो इस चीज के लिए बस आप ये डायग्राम देखो जो अभी हमने देखा था, इस डायग्राम को अगर आपने समझ लिया तो आप सारी चीजें समझ जाएंगे। एक सेकंड देखो सबसे पहले क्या है, आपके पास बेड रॉक है, ये रहा जो बड़ा है, उसकी वेदरिंग हुई, छोटे छोटे पीसेस में बटा, तो यहाँ पर आपके पेरेंट रॉक बना हुआ, ठीक है, जिससे मिट्टी बनेगी। अब इस पेरेंट रॉक में आपके सब सॉइल बहुत सारी है, मतलब अलग अलग देखने को मिलेगा। फिर टॉप सॉइल में आपको अलग अलग ऑर्गेनिक मैटर जो हम बात कर रहे थे ना अभी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह दिखेंगे। फिर उसके बाद आप देखोगे उसकी वजह से उसमें ऑर्गेनिक लेयर जो है वो ऐड हो जाएगी, और वही ऑर्गेनिक लेयर जो है फिर आपकी बाद में फाइनल वो सॉइल बनकर आएगी जिस पर हम अपनी लाइफ पॉसिबल कर पा रहे हैं। ओके, यही पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पर बताया गया है, बस और कुछ नहीं था, राइट। फैक्टर्स क्या क्या काम करते हैं, फैक्टर्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहले है हमारे पास फर्स्ट 5 फैक्टर्स, दैट इज पेरेंट मटेरियल, जो अभी हमने पिक्चर में देखा, पेरेंट मटेरियल है। टोपोग्राफी है कि मतलब वहां का क्लाइमेट कैसा है, वेदर कैसा है, टेरेन कैसा है, क्लाइमेट, बायोलॉजिकल एक्टिविटी और टाइम, कितना टाइम लग रहा है। तो ये जो पूरी चीजें यहाँ पर लिखी हैं ये प्रोसेस करता है आपको कि सॉइल जो है वो किस तरीके से बनता है, एक एक करके सबको पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है पेरेंट मटेरियल, हम लोग कैसे बने, हमारे पेरेंट से। तो सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होगा, उसके पेरेंट रॉक से। पेरेंट मटेरियल प्रोवाइड द मिनरल कंस्टिट्यूएंट एंड बेसिक टेक्सचर फ्रॉम द सॉइल डेवलप, जिससे मतलब सॉइल डेवलप होगी, उसका बेसिक टेक्सचर कौन दे रहा है, पेरेंट रॉक देगा, है ना। रेजिडुअल एंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल, अब दो तरीके की सॉइल आपकी बनकर आती है, रेजिडुअल और ट्रांसपोर्टेड। रेजिडुअल होती है जिसका पेरेंट रॉक वहीं पर है, मतलब जहां पेरेंट रॉक है वहीं पर उसका फॉर्मेशन हुआ। ट्रांसपोर्टेड सॉइल एज द नेम सजेस्ट कि जहां पेरेंट रॉक है वहां से कहीं और घूमती घूमती फिरती फिरती जाके कहीं डिपॉजिट हो जाना, जैसे कि एलुवियल सॉइल। सॉइल फॉर्म्ड इन सीतू वेदर्ड रॉक आर कॉल्ड रेजिडुअल, उसको हम क्या बोलते हैं, सीतू सॉइल बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, दिस इज इन सीतू सॉइल। ये कौन सी है, रेजिडुअल, मतलब जिसके पेरेंट रॉक और सॉइल वही है। दूसरी है ट्रांसपोर्टेड सॉइल, जिसमें क्या होता है आपके बहुत सारे एलुवियम बनते हैं, है ना, और वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जिसको हम बोलते हैं एक्स सीतू सॉइल, एक्स सीतू सॉइल। ओके, नेक्स्ट है इन्फ्लुएंसिंग प्रॉपर्टीज में जो आपका टेक्सचर है, मिनरल कॉम्पोजिशन है, केमिकल नेचर है, स्ट्रक्चर कैसा होगा पेरेंट रॉक का या पेरेंट मटेरियल का, वो बहुत ज्यादा आपके जो है मैटर करता है। अब हम लोगों के अंदर जब जीन्स आते हैं तो हमारे पेरेंट्स के आते हैं या तो ग्रैंड पेरेंट्स के आते हैं, तो ऐसे ही जब सॉइल का फॉर्मेशन होता है तो देखा जाता है कि उसके पेरेंट रॉक का टेक्सचर कैसा है, केमिकल किस तरीके का है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर कितना है, नेचर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, उस तरीके से उसका जो है सॉइल का टेक्सचर बनता है, उसकी फर्टिलिटी पता चलती है और उसकी डेप्थ पता चलती है कि कितना अच्छा जो है वो रिटेन कर सकती है मॉइस्चर
को। वेदरिंग डेप्थ की बात की जाएगी तो डिग्री एंड डेप्थ वेदरिंग ऑफ द पेरेंट रॉक डिटरमाइंस हाउ मैच्योर एंड डीप द सॉइल कैन बिकम, कि भाई कितना बेहतर बन सकता है। हम बोलते हैं ना कि भाई अपने पापा पर गए हो, मम्मी पर गए हो, तो जैसे पापा बहुत डीप सोचते हैं, पापा बहुत अच्छे से सोचते हैं, बहुत टेक्निकल सोचते हैं, तो वैसे ही बच्चों में भी गुण आते हैं। तो वही चीज यहाँ पर सॉइल के साथ है, तो अपने आप को सॉइल की तरह समझ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आती है टोपोग्राफी। अब टोपोग्राफी का मतलब क्या है कि जो फिजिकल फीचर्स हैं अलग अलग, कहाँ उसका फॉर्मेशन हो रहा है, कहाँ पर बेटर चीजें हैं। So topography affects the sunlight exposure, drainage, erosion, deposition on the site, कि कहाँ डिपोजिशन है, कहाँ इरोजन है, कितनी चीजों का है, कितना कोर्स है, सिल्ट कितना है, क्ले मटेरियल कितना है। Steep slopes tends to have a thin soil because rapid erosion, flat and gently slopes accumulated thicker more developed soil। क्यों बोल रहे हैं कि जो स्टीप वाला जो एरिया होता है वहां पर कंटिन्यूअसली आपके जो कुछ ना कुछ ऐसे देखो लैंडस्लाइड या ऐसे बहता ही रहता है कुछ ना कुछ, है ना, तो इसकी वजह से वहां पर आपको बहुत ही फाइन टेक्सचर देखने को मिलेगा। जेंटल स्लोप जो है आपके वहां पर इनफिल्ट्रेशन, बेटर मॉइस्चर रिटेंशन की वजह से, आपको स्ट्रॉन्गर वेजिटेशन कवर होने की वजह से आपको जो है सॉइल डेवलपमेंट या सॉइल का जो मैं बोल सकती हूँ क्वालिटी जो देखने को मिलेगी वो बहुत बेहतर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आता है आपके पास क्लाइमेट। एज वी ऑल नो कि क्लाइमेट पर बहुत डिपेंडेंट है। कैसे कि अगर हम बात करें क्लाइमेट या टेम्परेचर रेनफॉल की, तो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल फैक्टर यही है। कैसे? सॉइल फॉर्मेशन बिकॉज इट कंट्रोल द रेट ऑफ वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी। अगर ज्यादा बारिश होगी तो वेदरिंग भी ज्यादा होगी, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज भी ज्यादा होंगी, तो कहीं ना कहीं रेनफॉल और टेम्परेचर बहुत अफेक्ट करता है सॉइल की फॉर्मेशन में। हाई रेनफॉल और टेम्परेचर जो है वो आपके केमिकल वेदरिंग और लीचिंग की वजह से जो है ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट में सिलिका और बेसिस में भी लीच आउट हो जाते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा लेटराइट सॉइल कहाँ मिलती है? लेटराइट सॉइल आपके मिलती है वेस्टर्न घाट्स में। अब वेस्टर्न घाट्स में बारिश बहुत ज्यादा होती है, अभी अभी हमने देखा था। अब वेस्टर्न घाट्स में जब बारिश बहुत ज्यादा होती है तो इसकी वजह से क्या होता है, जो सॉइल की अपर मोस्ट लेयर होती है, टॉप लेयर, वो आपकी लीचिंग, वहां पर लीचिंग हो जाती है। लीचिंग का मतलब जो टॉप लेयर है वो बारिश की वजह से बह के निकल जाए ना, जिसमें उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे, जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज थी, वो सारी उसकी निकल जा रही है। तो इसीलिए ये चीज आपको यहाँ बताई गई कि हाई टेम्परेचर और रेनफॉल और टेम्परेचर बहुत अफेक्ट करता है, और वहां पर लीचिंग हो जाती है, जिसकी वजह से उसका जो टॉप मोस्ट लेयर है जिसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब बह जाता है। इन ड्राई क्लाइमेट इवेपोरेशन की वजह से आपको देखने को मिलेगा प्रेसिपिटेशन बहुत एक्सीड हो जाता है, एंड ऑफ कोर्स दिस एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ हार्ड सैंड, जैसे कि आपके डेजर्ट रीजन्स में होता है, जो आपके डेजर्ट वाले पार्ट है वहां पर आपको देखने को मिलेगा इवेपोरेशन की वजह से प्रेसिपिटेशन ज्यादा होगा, तो सॉल्ट का कंटेंट जो है वो मिट्टी में बहुत होता है। तो आपने अगर कभी एरिड सॉइल या डेजर्ट सॉइल देखा होगा तो उसमें सॉइल कंटेंट बहुत होता है, एल्कलाइन होती है वो नेचर में, राइट। नेक्स्ट है आपके पास प्लांट लीचिंग इन ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स कैन लीड द एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन सब सरफेस लेयर, जो कि आपके कंकड़ वगैरह मतलब आपको मिट्टी में देखने को मिलेंगे। टेम्परेचर कंट्रोल्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड द एक्टिविटी ऑफ द सॉइल ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट आता है आपके पास बायोलॉजिकल एक्टिविटी। अब बायोलॉजिकल एक्टिविटी में वही आएंगे आपके ऑर्गेनिक मैटर में प्लांट्स एनिमल्स क्या क्या थे। सो प्लांट्स एनिमल बैक्टीरिया फंगी कंट्रीब्यूट ऑर्गेनिक मैटर न्यूट्रिएंट्स एंड मैकेनिकल मिक्सिंग ऑफ द सॉइल प्रोफाइल। डिपेंड करता है, तभी तो हम बोलते हैं कि एलुवियल सॉइल इतनी फर्टाइल है, उसके पीछे का रीजन है। हम बोलते हैं ब्लैक सॉइल में मॉइस्चर रिटेन करने की पावर बहुत है, उसके पीछे का रीजन है। Decaying vegetation produces humans and improves soil structure, water holding capacity and nutrient availability। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके अंदर क्ले कंटेंट है, तो वो मॉइस्चर को बहुत अच्छे से रिटेन कर सकती है। बैक्टीरिया कंट्रीब्यूट टू द बायोकेमिकल प्रोसेसेस सच एज नाइट्रोजन फिक्सेशन फॉर आपके बैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन एसोसिएशन विद लोग्नियस प्लांट, मतलब प्लांट कितना था वहां पर, कितने प्लांट्स जो है वो आपके डेड प्लांट्स थे, तो उसकी वजह से ऑर्गेनिक मैटर क्रिएट हुआ। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरीके थे, उसी वजह से कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि आज की जो सॉइल है वो किस तरीके की, उसका फॉर्मेशन क्या है, टेक्सचर क्या है, कितनी बेहतर है। And earthworms and soil fauna mixed layers improve aeration and accelerated decomposition, as we all know कि जो आपके earthworms होते हैं जिनको हम केचुआ बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा आपके जो है सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करने में मदद करते हैं। प्लांट रूट्स कंट्रीब्यूट टू द मैकेनिकल वेदरिंग एंड हेल्प स्टेबलाइज सॉइल एजेंट्स। नेक्स्ट आता है आपके पास टाइम। अब आपको लगता होगा कि भाई ये मिट्टी तो रोज ही बन जाती होगी, नहीं 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 नहीं, बहुत समय लगता है बनने में। Time determines the degree of horizon development. Young soil and recent deposits have poorly developed profile। कि मान लीजिए अभी हाल फिलहाल में अगर कहीं जाकर डिपॉजिट हुआ होगा कोई मटेरियल और उससे अगर सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है तो वो उसकी प्रोफाइल उतनी कोई खास नहीं होगी। जैसे बोलते हैं ना कि भाई कच्ची मिट्टी है, बच्चा कच्ची मिट्टी होता है, उसको जैसे मर्जी चाहो वैसे ढाल लो, तो वो वाली चीज है। मेच्योर सॉइल जो होती है वो ऑल्डर सरफेस डिस्प्ले पर देखने को मिलेगी एंड हॉरिजन्स प्रोड्यूस बाय प्रोलॉन्ग्ड इंटरैक्टिव वेदरिंग एंड बायोटिक activities. Thus, the soil characteristics are product of duration as well as the intensity of the other forming factor। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो अपनी चीजों पर डिपेंडेंट है, उसके साथ साथ बहुत सी चीजें जो है उस पर अफेक्ट डालती है। और इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर था वो यही एंड होता है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में करवाया है।
सो आई होप आपको मजा भी आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। किसी ने अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो प्लीज जाकर देख लीजिए, चैनल पर दिया गया है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।